हेलो बच्चों, वेलकम टू योर केमिस्ट्री चैनल द सतीन सर केमिस्ट्री। आज हम क्लास 11 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 2 करने वाले हैं विद द टॉपिक नेचर ऑफ मैटर। तो इसके पहले पार्ट में जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर किया था विद द इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, कि आप केमिस्ट्री को कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, आपके लाइफ में क्या केमिस्ट्री का रोल है, कितनी ब्रांचेस है केमिस्ट्री की, इन सारी बातों को हमने पार्ट 1 में समझा था। अब हम पार्ट 2 नेचर ऑफ मैटर के बारे में जानने वाले हैं, दैट इज मैटर का क्या नेचर है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई विल मेंशन द लिंक इन द चैनल इन द वीडियो and you will see that video first. Thank you. So let's start our topic with the part 2, that is nature of matter. तो मगर यहाँ पे बात करें, so what is matter? First of all, what is matter? तो मैटर की जैसे हम लोगों ने सारी डिफिनेशन पढ़ रखी है कि मैटर कोई भी ऐसी चीज, एनीथिंग दैट हैज अ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो मास होना बहुत जरूरी है, एंड इफ दैट थिंग ऑक्यूपाइज स्पेस तो वो मैटर कहलाएगी। ठीक है। तो अगर कोई भी चीज मास, और ये तो बहुत कॉमन डिफिनेशन है, ये सब आपने क्लास छोटी क्लासेस से ही पढ़ रखा है। ठीक है, दैट मीन्स सभी सब्सटेंसेस जिसको हम देख सकते हैं, लाइक एयर, वाटर, मेटल, प्लांट्स, एनिमल्स, अगर इन सारे सब्सटेंसेस को हम देखते हैं तो ये सभी जो है मैटर के ही फॉर्म है। ओके, कम टू द नेक्स्ट वन। अगर हम बात कर रहे हैं कि एनीथिंग विच एज अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, लेकिन ये डेफिनेशन बहुत फीकी फीकी सी है, क्योंकि इसमें बहुत ही थोड़ी सी बात की गई है अबाउट द मैटर। तो हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे जो कि मैटर के और भी ज़्यादा डिफाइन करती है। लाइक फर्स्ट वन, दैट इज मैटर हैज मास। मैटर के पास मास होना जरूरी है, दैट इज मेजरेबल होना चाहिए। मैटर मैटर को हम मेजर कर सकें, और दैट मीन्स वो वेएबल हो। ठीक है, उसका कुछ ना कुछ वेट हो। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल, 1 लीटर 1 लीटर ऑफ वाटर जो है उसका वेट 1 kg होता है, तो हम उसे वे कर सकते हैं, मेजरेबल है वो। तो दैट मीन्स मैटर के पास मास होना जरूरी है। सेकंड वन, दैट इज ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, तो मैटर को स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए, उसका डिफिनेट वॉल्यूम होना चाहिए, और या तो फिर वो वॉल्यूम को डिस्प्लेस करना चाहिए। जैसे कि गैस अगर हम किसी बैलून में भरते हैं तो वो एक्सपैंड होकर उसको पूरा फिल कर लेती है, उसके वॉल्यूम को पूरा पूरा डिस्प्लेस करती है। ठीक है। देन थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कंपोस्ट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का बना होना चाहिए। ठीक है, लाइक एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इनका बना होना चाहिए कोई भी मैटर। तो हमें ये पता है कि जो मैटर है उसके अंदर एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, और उनके बीच में गैप होता है, और उन गैप को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। हम उन्हें क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। ओके, सो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, इसका यूज क्या होता है? इसका यूज ये होता है कि हम उसकी वजह से डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर को देख सकते हैं। तो ये तो एक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की, कि उस मैटर के बीच में बहुत, उनके पार्टिकल्स के बीच में गैप्स होता है, जिन्हें हम इंटर पार्टिकुलर स्पेस कहते हैं। फिर उनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। और वो क्यों अट्रैक्ट करते हैं? बिकॉज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं उनके बीच में, जिन्हें हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कहते हैं। देन पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट मोशन। जो भी पार्टिकल्स हैं वो हमारे एक कांस्टेंट मोशन में होंगे। ओके, वो मूव करते रहेंगे। सो ये कांस्टेंट मोशन क्यों होता है? बिकॉज दे एग्जिबिट काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी यू नो दैट, हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी जो है वो, उसकी वजह से पार्टिकल्स हमारे मूव करते रहते हैं। और मोशन बढ़ सकता है अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। दैट मीन्स हाई टेम्परेचर, दैट मीन्स हाई मोशन। हाई मोशन इट मीन्स दैट हाई काइनेटिक एनर्जी, और उतना ही ज्यादा उनका मोशन बढ़ जाएगा। तो ऐसे तो कांस्टेंट मोशन होते हैं, बट दैट मोशन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है मैटर के। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर की। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर की। तो मैटर जो होता है वो एग्जिस्ट करता है मेनली 3 फिजिकल स्टेट्स में। ओके, दैट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस। और समटाइम्स हम कभी कभी प्लाज्मा भी देखते हैं, और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट भी देखते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ओके, तो ये जो है हमारा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये भी एक फिजिकल स्टेट है मैटर की।
और ये बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में मिलती है, नॉर्मली नहीं मिलती, बट सॉलिड लिक्विड गैस हमें नॉर्मल कंडीशन पे मिलता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये दिया हुआ है, ये इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। अगर आप सॉलिड को मेल्ट करेंगे, मेल्टिंग प्रोसेस करेंगे, तो ये लिक्विड में बदल जाएगा। ठीक है, लिक्विड को वेपराइज करेंगे बाय गिविंग द टेम्परेचर, तो ये गैस में बदल जाएगा। गैस की आयोनाइजेशन करेंगे बाय गिविंग द हाई टेम्परेचर, तो ये प्लाज्मा स्टेट में बदल जाएगा। दैट मीन्स आयोनाइज्ड गैस बनेगी। यहाँ पे क्या होती है भाई, आयोनाइज्ड गैस होती है। ओके, तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है। देन अगर प्लाज्मा को हम डी आयोनाइजेशन करें यानी टेम्परेचर डाउन करें, तो प्लाज्मा कैन चेंज इनटू गैस स्टेट। ओके, देन गैस का कंडेंसेशन करने पर हमें लिक्विड स्टेट मिलेगा, और लिक्विड की फ्रीजिंग करने पर हमें सॉलिड स्टेट मिलेगी। तो ये सभी क्या है, हमारे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट हैं एंड देयर प्रोसेस है, जिनके थ्रू हम स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई मोटी मोटी कि हाउ वी कैन कन्वर्ट वन स्टेट ऑफ मैटर टू अनदर फॉर्म। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ दैट फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें हम फर्स्ट वन करेंगे अबाउट सॉलिड। ओके, तो सॉलिड जो है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी है डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट वॉल्यूम। जो सॉलिड्स हैं, अगर आप उसको सॉलिड्स को देखते हो यहाँ पे, तो उनके डिफरेंट शेप मिलते हैं आपको, राइट, डिफरेंट वॉल्यूम मिलेगा। ठीक, डिफरेंट शेप और डिफरेंट वॉल्यूम क्यों मिलेगा, क्योंकि दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, जो हमारे पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में उन पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है कि वहां पर बहुत ही ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, दोनों के बीच में क्या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे तो बहुत ही छोटे, बहुत ही कम वहां पर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होंगे, है ना भाई। मॉलिक्यूल्स अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से अट्रैक्टेड हैं वहां पर, तो स्पेस बचेगा ही नहीं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम होंगे। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होंगे, तो ऑलमोस्ट वो इनकम्प्रेसिबल होंगे, यानी उन्हें कंप्रेस करना बहुत ही मुश्किल होगा। अगर आप उन्हें प्रेशर लगाते हो, तो प्रेशर लगाने पे वो कंप्रेस नहीं होंगे। ठीक है, वो कंप्रेस नहीं होंगे क्योंकि बहुत ही ज्यादा वो रिजिड है। अब इनकम्प्रेसिबल है, इसका मतलब है कि जो पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं कर पाएंगे, और जब मूव नहीं कर पाएंगे तो वो वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, वाइब्रेट करेंगे अबाउट देयर फिक्स्ड पोजीशन, अपने ही फिक्स्ड पोजीशन पे वाइब्रेट करेंगे। यानी जो पार्टिकल है आपका, उस पार्टिकल के चारों तरफ क्या है भाई, पार्टिकल्स हैं। ठीक है, उन पार्टिकल्स के चारों तरफ पार्टिकल्स हैं, राइट। तो ये जो बीच वाला पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल क्या करेगा, सिर्फ टू एंड फ्रो मूव करेगा। ठीक है, आगे पीछे से मूव कर सकता है, लेकिन मूव नहीं उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वाइब्रेशंस बोलेंगे। तो सिर्फ वाइब्रेट कर सकता है, जैसे कि आइस, आयरन, डायमंड, सॉल्ट, वुड, दे ऑल आर एग्जांपल फॉर सॉलिड वन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज लिक्विड स्टेट। ठीक है, लिक्विड स्टेट की बात करते हैं यहाँ पे। तो लिक्विड स्टेट में डिफरेंट वॉल्यूम तो मिलता है, बट डिफरेंट शेप नहीं मिलता। ठीक है, शेप उसका बदलता रहता है। शेप कैसे बदलता रहता है, बिकॉज जो भी हम कंटेनर लेंगे ये उसी का शेप ले लेगा। ओके, इट विल टेक द शेप ऑफ कंटेनर। ठीक, अब चूंकि यहाँ पर शेप बदल सकता है, इसका मतलब है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। वो कैसे होंगे, वो मॉडरेट होंगे। ठीक, अब चूंकि यहाँ पर शेप बदलता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उतने स्ट्रांग नहीं है, इसका मतलब थोड़े से तो कंप्रेस हो ही सकते हैं, दैट इज स्लाइटली कंप्रेसिबल होते हैं। अब स्लाइटली कंप्रेसिबल होते हैं, स्पेसेस हैं यहाँ पर। स्पेस होने की वजह से देखो, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होंगे, थोड़ा सा बड़े होंगे, लार्जर होंगे देन इन सॉलिड। सॉलिड की कंपैरिजन में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस ज्यादा होंगे। अब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अगर ज्यादा है, तो इसका मतलब कि पार्टिकल्स की जो जगह है ना, उन पार्टिकल्स की जगह के बीच से वजह से पार्टिकल्स स्लाइड करेंगे एक दूसरे के ऊपर। ओके, पार्टिकल्स स्लाइड पास्ट ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर फिसलेंगे, और फिसलने की वजह से उनकी एक प्रॉपर्टी बनेगी, दैट इज फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब क्या हो गया, दैट इज फ्लो, फ्लो करने की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अगर वो फ्लो कर रहे हैं तो दे आर नोन एज फ्लूइड्स। ठीक है, जैसे कि वाटर, अल्कोहल, ऑयल, मरकरी। मरकरी क्या है, लिक्विड मेटल है, राइट। तो दैट मीन्स पार्टिकल स्लाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर और फ्लूइडिटी को शो करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं गैसेस की। तो गैसेस जो होते हैं, उनका ना तो डिफरेंट शेप होता है, ना ही डिफरेंट वॉल्यूम होता है। ठीक है, दोनों ही नहीं होते, ना डिफरेंट शेप होगा ना डिफरेंट वॉल्यूम होगा। ये किसी भी शेप को एक्वायर कर सकते हैं, और इनका कुछ भी वॉल्यूम हो सकता है। ये जिस कंटेनर में रखे जाएंगे उसका वॉल्यूम ले लेंगे, ठीक है, उसका शेप ले लेंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इनमें वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मिलेंगे। ठीक है, बहुत ही कमजोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, नाम मात्र हैं।
और क्यों ऐसा? क्योंकि ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? HLY लिख दिया। ओके, ये नहीं, दैट इज हाईली कंप्रेसिबल। ओके, दे आर हाईली कंप्रेसिबल। तो हाईली कंप्रेसिबल होंगे, और हाईली कंप्रेसिबल होंगे तो ये क्या करेंगे? ये किसी भी इस छोटे से कंटेनर में भी रखे जा सकते हैं, और अगर बड़ा कंटेनर है तो उस पूरे कंटेनर को ही ऑक्यूपाई कर लेंगे, उसके वॉल्यूम को ही ऑक्यूपाई कर लेंगे, इसीलिए इनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। ठीक है, देन पार्टिकल्स मूव करते हैं रैंडमली एंड रैपिडली, बिकॉज बहुत ज्यादा जगह है इनके बीच में, है ना? इंटरमोलिकुलर स्पेसेस बहुत ज्यादा है, इंटरमोलिकुलर स्पेस काफी ज्यादा होंगे। अब चूंकि रैंडमली मूव करेंगे, रैपिडली मूव करेंगे, तेजी से मूव करेंगे, तो क्यों मूव करवा रहे हैं? क्योंकि उनके पास लार्ज काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, जैसे कि ऑक्सीजन, ओके, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सभी कुछ इनके एग्जांपल्स हैं। ठीक, कम टू द नेक्स्ट वन। हमारी जो फोर्थ स्टेट है, दैट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा जो कि हमारे, ये दोनों कंडीशन जो आपको दिख रही है, दैट इज प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये दोनों हमारे कैसे होते हैं? एक्सट्रीम कंडीशंस होते हैं, नॉर्मल कंडीशन पे नहीं होते, ये हमारे एक्सट्रीम कंडीशन पे होते हैं। तो प्लाज्मा जैसे हम बोलते हैं आयोनाइज्ड गैस। क्या बोलते हैं भाई? आयोनाइज्ड गैस बोलते हैं। तो देखो, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे गैसेस जो होंगी वो आयोनाइज हो जाएंगी, और आयोनाइज होकर के फॉर्म करेंगी अ मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वहां पर एक जो गैस होगी उसका पॉजिटिव आयन बनेगा, और छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स साथ में बनेंगे, निकलेंगे। तो ये गैस जो होगी, वो गैस कैसी हो जाएगी? वो आयोनाइज्ड गैस हो जाएगी। ठीक है, दैट विल बी आयोनाइज्ड गैस। तो ये अब चूंकि पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में बदल चुके हैं, तो दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड आर अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो। मैग्नेटिक फील्ड में बाइपोलर नेचर होता है, राइट? मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिकल फील्ड में ये अपना इफेक्ट शो करेंगे। ठीक है, अब जो प्लाज्मा है, ये कहाँ मिलेगा? क्योंकि नॉर्मली तो मिलेगा नहीं, एक्सट्रीम कंडीशन में मिलेगा, तो स्टार से मिलेगा। लाइटनिंग जहाँ हो रही है ना, थंडरस, ये लाइटनिंग जो दिख रही है आपको, तो ये लाइटनिंग होगी जहाँ फ्लोरेसेंट लैंप्स होंगे, वहां मिलेगा। ठीक है, ये जो फ्लोरेसेंट लैंप होते हैं, ट्यूबलाइट वगैरह होती है, मैंने बताया था आप लोगों को, दैट इज फ्लोरेसेंट लैंप में ये हमारे मिलेंगे, स्टार से मिलेंगे, लाइटनिंग स्ट्राइक होगी वहां पर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मिलती है हमारी प्लाज्मा स्टेट। अब बात करते हैं फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में। ठीक है, विच इज ऑल्सो नोन एज बीईसी। तो बीईसी क्या है? बीईसी दैट स्टेट ऑफ मैटर है जो कि अल्ट्रा लो टेम्परेचर पर होगी। ठीक है, बहुत ही लो टेम्परेचर इसके लिए होना चाहिए, दैट इज अप्रॉक्स 0 केल्विन। ठीक है, अप्रॉक्स 0 केल्विन। 0 केल्विन का मतलब कितना हो गया? दैट इज -273 केल्विन, -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? जो एटम्स होंगे दे विल लूज इंडिविजुअलिटी। एटम्स अपनी इंडिविजुअलिटी खो देगा। ठीक है, और बिहेव करेगा एज अ सुपर एटम। ठीक है, जो एटम है वो अपनी इंडिविजुअलिटी खो देगा और एक सुपर एटम की तरह बिहेव करने लगेगा। इसको डिस्कवर किसने किया था? दैट इज सत्येंद्र नाथ बोस, जो कि मेरे ही नाम के ऊपर है। ठीक है, एंड अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक, सत्येंद्र नाथ बोस एंड अल्बर्ट आइंस्टीन। तो यहाँ पे जो बोस वर्ड है, उससे बोस वर्ड आया है, राइट? और आइंस्टीन का आइंस्टीन वर्ड लेकर के इस स्टेट को इन टू ग्रेट साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया। इनका नाम दैट इज बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो ये टू एक्सट्रीम कंडीशंस वाली हमारी स्टेट्स ऑफ मैटर थी। अब बात करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस। तो हमारे पास एक कंपैरिजन टेबल है फिजिकल स्टेट का, जिसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज को थॉरली समराइज करके देखेंगे, जो कि बहुत इजी है, आप पहले भी इसको पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो नंबर वन दैट इज शेप। अगर शेप की बात करें तो सॉलिड का शेप फिक्स होता है, लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता, जिस कंटेनर में रखा जाएगा उसका शेप ले लेगा। गैस का भी शेप फिक्स नहीं होता। वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होगा, लिक्विड का वॉल्यूम भी फिक्स होगा, लेकिन गैस का वॉल्यूम वेरिएबल होगा। छोटे कंटेनर में छोटा वॉल्यूम, बड़े कंटेनर में ज्यादा वॉल्यूम। नेक्स्ट वन इज कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेस कितना हो सकता है? तो सॉलिड देखो, तो सॉलिड जो है वो नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है बहुत ही कॉम्पैक्टली पैक्ड है। ठीक है, हाँ, लिक्विड थोड़ा सा हो सकता है, स्लाइड कंप्रेसिबल होता है, बट गैसेस के बीच में बहुत ज्यादा स्पेसेस हैं, इसलिए वो हाईली कंप्रेसिबल होगा। देन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करें तो सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत स्ट्रांग हो गए, इसलिए वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। लिक्विड में इंटरमीडिएट होते हैं, दैट मीन्स लेस देन सॉलिड होते हैं।
एंड गैसेस में बहुत ही ज्यादा वीक होते हैं, इसीलिए गैसेस के मॉलिक्यूल्स इतनी दूर दूर होते हैं कि गैसेस हमें दिखाई नहीं देती। ठीक है। देन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, स्पेस सॉलिड में सबसे कम होगा, लिक्विड में थोड़ा उससे ज्यादा होगा, और गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज्यादा होगा। ठीक है। देन मोशन ऑफ पार्टिकल्स, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी किसके पास ज्यादा होगी। तो देखो सॉलिड में चूंकि अपनी ही पोजीशन पे वो रहते हैं, वो इधर उधर नहीं जाते, तो अपनी ही पोजीशन पे वो वाइब्रेट करते हैं, तो वाइब्रेशनल मोशन होगा। ठीक है। लिक्विड क्या करते हैं, थोड़ी जगह होने की वजह से एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, तो स्लाइडिंग मोशन होगा। और गैसेस में तो क्या मिलेगा आपको, रैंडम मोशन मिलेगा, फ्री मोशन मिलेगा। ठीक है। तो ये सभी प्रॉपर्टीज थी हमारे फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस की। राइट। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। ठीक है। मैटर को हम क्लासिफाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन। ठीक है। तो मैटर को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं दो पार्ट में। सबसे पहली बात, प्योर सब्सटेंसेस, ठीक, एंड मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंस को हम टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज एलिमेंट्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में। और मिक्सचर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस में। ओके। देन प्योर सब्सटेंसेस, जो कि हमारा पहला पार्ट है, दैट इज प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। देखो प्योर सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनका एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होता है। ठीक है, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होता है। या आप सिंपल से कह सकते हो प्योर सब्सटेंसेस वो होते हैं जो कि वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बने हो। किससे मिलकर बने हो, दैट इज वन काइंड ऑफ पार्टिकल से। तो वन काइंड ऑफ पार्टिकल से अगर कोई भी सब्सटेंस बना हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, दैट इज कि वो प्योर सब्सटेंसेस है। ठीक है, वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना है तो हम उसे बोलेंगे कि वो प्योर सब्सटेंसेस है। अब वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स है, इसलिए इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो बहुत ही डिस्टिंक्ट होंगी। जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होगा, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होगा, डेंसिटी भी फिक्स होगी। ठीक है, तो बहुत ही डिस्टिंक्ट, बहुत ही फिक्स्ड प्रॉपर्टी होती है इन प्योर सब्सटेंसेस की। ठीक है। अब प्योर सब्सटेंसेस टू टाइप के होते हैं, दैट इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। ठीक है। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल मींस। ठीक है, दैट मीन्स कि हम एलिमेंट को और ज्यादा नहीं तोड़ सकते। अगर हाइड्रोजन एलिमेंट है तो हाइड्रोजन एलिमेंट का मतलब कि वहां पर हाइड्रोजन का एक एटम मिलेगा। ठीक है। एंड इसमें सिंपल सी बात ये देखिए लिखी हुई है, दैट इज ओनली कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। ठीक है, वन टाइप ऑफ एटम, सिर्फ एक ही टाइप के एटम यहाँ पर हमको मिलेंगे। ठीक है। तो एक ही टाइप के एटम जब मिलते हैं तो हम उन्हें एलिमेंट कहते हैं, और एक ही टाइप के जब मॉलिक्यूल मिलते हैं तो हम उन्हें कंपाउंड कहते हैं। ठीक। अच्छा, पहले तो हम एलिमेंट को थोड़ा सा और क्लासिफाई करते हैं। एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बाय देयर केमिकल सिंबल्स, लाइक हाइड्रोजन के लिए H, ऑक्सीजन के लिए O, सोडियम के लिए Na, एक्सेट्रा। है ना। और जब उनको मॉलिक्यूलर फॉर्म में शो करेंगे तो हम उनके मॉलिक्यूलर फॉर्म लाइक H2, N2 फॉर नाइट्रोजन, Fe फॉर आयरन, Cu फॉर कॉपर, S फॉर सल्फर। ठीक है, इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। देन हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट की, कि एलिमेंट कितने टाइप के होते हैं। द फर्स्ट वन इज मेटल्स। ठीक है, मेटल्स होते हैं। सेकंड वन इज नॉन मेटल्स, एंड द थर्ड वन इज मेटोलाइट। तीन टाइप के हमारे एलिमेंट मिलते हैं। ठीक है। तो जो मेटल्स होते हैं वो लेस्टरस होते हैं, मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल मतलब यहाँ पर हमको पीट पीट करके एक छोटे से पीस ऑफ मेटल को हम बदल दे सकते हैं एक शीट ऑफ मेटल में। ठीक है, तो ये मेलेबिलिटी होती है। लस्टर्स मतलब क्या हो गया, लस्टर्स मतलब हो गया आपका शाइनी। ठीक है, कि वो बहुत ही शाइन करेंगे। ठीक है, शाइन करेंगे। देन डक्टाइल, डक्टाइल क्या होता है, दैट मीन्स हम उनको वायर्स में बदल सकते हैं, वी कैन ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, ये पढ़ा होगा आप सबने। ठीक है, आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू। देन गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी वो हीट को अच्छे से कंडक्ट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को भी अच्छे से कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक। मेटल्स की एक सेकंड प्रॉपर्टी है विच इज दे कैन फॉर्म द पॉजिटिव आयंस, कैटायंस। ठीक है, ये पॉजिटिव आयंस या कैटायंस को बनाते हैं आफ्टर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। कैसे बनाएंगे भाई, जब ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे वहां से। ओके, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमारा क्या बनेगा, हमारा पॉजिटिव आयंस बनेंगे, कैटायंस बनेंगे, लाइक सोडियम Na, कॉपर Cu, आयरन Fe, एल्यूमिनियम Al एंड जिंक Zn। ठीक। नेक्स्ट वन इज नॉन मेटल्स। तो सेकंड जो कैटेगरी एलिमेंट्स की, विच इज नॉन मेटल। नॉन मेटल थोड़ा सा डल होते हैं, ब्रिटल होते हैं, यानी कि अगर उन पे हैमर से स्ट्राइक किया जाता है तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। ठीक है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएंगे। एंड दे आर पुअर कंडक्टर्स। पुअर कंडक्टर्स किसके, भाई इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी के होंगे, और साथ ही साथ हमारे जो हीट है उसके भी होंगे। ठीक है, तो पुअर कंडक्टर्स ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो ये ना ही हीट कंडक्ट करेंगे ना ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं, कुछ तो हमारे एक्सेप्शंस होते हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी वाला कर सकता है, दैट इज कौन कर सकता है भाई, तो वो ग्रेफाइट कर सकता है। ठीक है, ग्रेफाइट जो है वो इजिली कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को, तो उसको तो ध्यान रखना ही है हमें। देन नॉन मेटल्स हमेशा नेगेटिव आयंस फॉर्म करेंगे, एनायंस फॉर्म करेंगे। कैसे फॉर्म करेंगे, तो दे विल गेन इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इन नेचर के होते हैं, तो दे विल गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड शो द एंड फॉर्म द नेगेटिव आयंस। ठीक है, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, फॉस्फोरस। अब बात करते हैं मेटलॉइड की। मेटलॉइड जो कि इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज रखते हैं बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हो सकता है जैसे लाइक सिलिकॉन, ओके, जर्मेनियम, आर्सेनिक एंड लेड, सॉरी, एंड एंटीमनी। These are some examples of metalloid. Okay, now the next one is compound. अब हम कंपाउंड की बात करते हैं, which is another category of the प्योर सब्सटेंसेस। तो सब्सटेंसेस जो कि ऐसे फॉर्म होते हैं जब दो और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन हो, केमिकली कंबाइन होते हैं इन फिक्स्ड रेशियो। तो जब फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे तो हम उन्हें कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, अगर फिक्स रेशियो कंबाइन नहीं है तो हम उन्हें मिक्सचर्स कहेंगे। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कंपाउंड्स जो कि फिक्स रेशियो में हमेशा कंबाइन होते हैं, दे कैन बी डिकम्पोज्ड केमिकली। अगर इनको हम तोड़ना चाहें, इनको हम ब्रेक डाउन करना चाहें इनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट में, तो हमें केमिकल मेथड यूज करना पड़ेगा। देन इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं दैट विल बी डिफर फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ठीक है, इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उनसे इनकी प्रॉपर्टी डिफर होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें, हमारा फर्स्ट एग्जांपल दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर हम इनको मिलाते हैं तो हमें वाटर मिलता है। ठीक है, हमें वाटर मिलता है। तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी क्या होती है, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी होती है कि दिस हाइड्रोजन गैस इज वेरी वेरी फ्लेमेबल। ओके, ये हाइड्रोजन गैस कैसी होती है, ये फ्लेमेबल होती है। ठीक है, दैट मीन्स ये इजिली फायर कैच कर सकती है, बहुत जल्दी कंबस्टिबल होती है, बहुत जल्दी जल सकती है। ठीक है, तो जो हमारी ये हाइड्रोजन गैस है ये हमारी फ्लेमेबल गैस है। और वही हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कैसा होता है, दिस इज सपोर्टर, सपोर्टर ऑफ कंबशन। ओके, तो ये क्या होगा, ये सपोर्टर ऑफ कंबशन होगा, राइट। तो ये उस कंबशन को यानी कि जलने में हेल्प करेगा। ठीक है, सपोर्टर ऑफ कंबशन। अब देखो, तो एक तरफ तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस जो कि फ्लेमेबल गैस है, और दूसरी तरफ ऑक्सीजन गैस है, तो उसके कंबशन को सपोर्ट करेगी। मतलब दोनों ही बड़ी खतरनाक चीजें हो गई कॉम्बिनेशन। लेकिन जब ये केमिकली कंबाइंड हो जाते हैं, दे विल केमिकली कंबाइंड, तो केमिकली कंबाइंड होने के बाद वाटर बन रहा है, और वाटर की प्रॉपर्टी इन दोनों की प्रॉपर्टी से मैच नहीं करती है। दैट इज, ना ही वाटर फ्लेमेबल गैस की तरह बिहेव करता है, ना ही वाटर कंबशन का सपोर्टर है, बल्कि वाटर तो नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन है, कंबशन को हेल्प नहीं करता है। जैसे कि दूसरा एग्जांपल देखो यहाँ पे, सोडियम एंड क्लोरीन। सोडियम एक सॉलिड है, सॉलिड मेटल है। ठीक है, और ये भी कैसा है, ये बहुत ही वॉलेंट रिएक्शन करता है वाटर के साथ। वाटर के साथ बहुत ही वॉलेंट रिएक्शन इसकी होती है, बहुत ही तेज रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये जो वॉलेंट रिएक्शन है ये इसका नेचर है। ठीक है, बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है। क्लोरीन जो कि एक गैस है। ठीक है, क्लोरीन क्या है भाई, तो क्लोरीन एक गैस है। ठीक है, जो कि पंजेंट स्मेल रखती है, बहुत ही, आपका दम घुटने लगेगा अगर आप इसको स्मेल करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही पॉइंटेड स्मेल। लेकिन वहीं जब इन दोनों कॉम्बिनेशन होता है और NaCl बनता है, तो देखो यही NaCl वॉलेंट, मतलब यहाँ पर जो सोडियम है वो वॉलेंट इन नेचर है, बहुत ही हाईली रिएक्टिव है। लेकिन NaCl को हम वाटर में अगर मिला दें तो हमारे पास सॉल्ट सोल्यूशन बनता है। और ये वो NaCl कैसा है, ये NaCl होता है आपका न्यूट्रल। ठीक है, NaCl आपका न्यूट्रल नेचर का आपका सब्सटेंस है, राइट। तो अब NaCl की प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी देन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट दैट इज सोडियम एंड क्लोरीन। तो यही सब बातें कंपाउंड को बिल्कुल स्पेशल बनाती हैं। और यहाँ पर मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। ठीक है, जो मॉलिक्यूल फॉर्म होगा वो कंपाउंड का होगा, और दे हैव द सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, इनके कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनको हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक, ये यहाँ पर दिया हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड, राइट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है दैट इज डिफरेंट कंपोजिशन। जो हमारा कंपाउंड उसकी जो कंपोजिशन है बहुत ही डिफरेंट है। ठीक है, वो फिक्स होती है। तो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं इन फिक्स रेशियो बाय मास। एलिमेंट जो कंबाइन होते हैं तो उनका एक फिक्स रेशियो होता है बाय मास। ठीक है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय देयर केमिकल फॉर्मूला दैट इज CO2 एंड H2O।
ठीक है, अब हम अगर वाटर को देखें तो वाटर जो है हमारा दैट इज H2O। तो H2O में हमें हाइड्रोजन मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा। तो अगर इनके बीच का रेशियो हम निकालें तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच का रेशियो क्या मिलेगा, दैट इज हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तो दैट इज 2 टोटल मास होगा, एंड ऑक्सीजन का मास हो जाएगा 16, एंड दैट विल बी इक्वल टू इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो दैट इज 1:8। तो 1:8 मिलेगा, दैट इज द फिक्स रेशियो ऑफ द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन अ वाटर, राइट। अगर ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड को देखें हम, तो जो CO2 होता है, CO2 अगर उसका टोटल मास निकालें तो कार्बन का मास होगा 12, ठीक है, और उसके साथ ऑक्सीजन का रेशियो होगा दैट इज 32, 12:32, ठीक है। और अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें सो इट विल बी 3:8, ओके, 3:8। अगर हम फोर्स को डिवाइड करें तो इट बिकम्स 4 3 12 एंड 4 8 32। तो 3:8 इसका एक फिक्स रेशियो है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये कहीं से भी मिले, किसी भी सोर्स से मिले, ये रेशियो नहीं चेंज होगा, ये केमिकली इसी तरह से कंबाइन होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ मैटर की, विच इज मिक्सचर्स, विच इज ऑल्सो नोन एज, इनको हम और क्या बोल सकते हैं, दैट इज इम्प्योर सब्सटेंसेस, ओके। इनको हम बोलेंगे दैट इज इम्प्योर सब्सटेंसेस, ओके, यानी कि प्योर नहीं होते। तो प्योर क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स, एक ही टाइप के एटम्स नहीं मिलते, एक ही टाइप के पार्टिकल्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि दिस इज द फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, ओके। तो यहाँ पर एलिमेंट मिला सकते हैं, कंपाउंड मिला सकते हैं, बट इनका कोई भी प्रपोर्शन हो सकता है जब हम इन्हें मिलाते हैं। तो दे कैन बी मिक्स्ड, दे कैन बी फिजिकली कंबाइंड इन एनी रेशियो, इन एनी प्रोपोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती है, दे विल जस्ट फिजिकली मिक्स विद ईच अदर। तो नो केमिकल बॉन्डिंग, इनको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको हम ध्यान रखेंगे, राइट। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब अगर हम इन्हें अलग करना चाहते हैं, इन मिक्सचर्स को हम अलग करना चाहते हैं, तो दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स ओनली, ठीक है। हमें फिजिकल मेथड्स ही अप्लाई करने हैं, लाइक फिल्ट्रेशन कर सकते हैं हम, डिस्टिलेशन कर सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, क्रोमेटोग्राफी करते हैं, ठीक है, वेपराइजेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिफरेंट फिजिकल मेथड्स को यूज कर सकते हैं। अब जो हमारे मिक्सचर हैं, ओके, दैट मिक्सचर इज ऑफ टू टाइप, हेटेरोजेनस मिक्सचर एंड होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर में आप जब देखते हो तो यू कैन सी इन दैट बल्क कि यहाँ पर जितने भी सारे पार्टिकल्स आपको मिल रहे हैं वो सारे पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, बिल्कुल एक बराबर आपको यूनिफॉर्मली मिलेंगे यहाँ पर, ठीक। लेकिन वहीं अगर हम हेटेरोजेनस मिक्सचर को देखते हैं तो कहीं पर कोई पार्टिकल मिल रहे हैं, कहीं पर कोई पार्टिकल मिल रहे हैं, और दे आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, बहुत ही नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ओके। तो ऐसे कंपोनेंट जो कि अपने इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को रिटेन करते हैं मिक्स होने के बाद भी, वो मिक्सचर कहलाते हैं। ये भी इसकी प्रॉपर्टी है, ये कंपोनेंट जो होंगे वो अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को रिटेन रखेंगे, बना के रखेंगे, वो उनकी प्रॉपर्टी लॉस नहीं होगी। अब देखते हैं होमोजेनस मिक्सचर को। तो होमोजेनस मिक्सचर जो है हमारा, होमो का मतलब हो गया सेम, होमो मीन्स क्या होगा, दैट इज सेम होगा। तो ये सेम कहाँ से आ रहा है, तो सेम दैट मीन्स यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इनका जो कंपोजिशन मिलता है इस मिक्सचर में वो यूनिफॉर्म मिलता है, एक बराबर मिलता है थ्रू आउट द बल्क, पूरे बल्क में ये सेम मिलते हैं, ठीक है। इनके जो कंपोनेंट्स हैं, अब चूंकि एक बराबर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इसलिए हम इनके कंपोनेंट्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते विजुअली, यानी देख के नहीं पता लगा सकते कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट मिले हुए हैं, और इसीलिए इन्हें हमें बोलते हैं सॉल्यूशंस, ठीक है। हम इन्हें और क्या बोलते हैं, सॉल्यूशंस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एयर, एयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब का मिक्सचर होता है, एंड वी कैन नॉट सी दैट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इन दैट एयर, ठीक है। हम ये देख के नहीं बता सकते कि हमारे चारों तरफ जो गैस है उसमें नाइट्रोजन कितनी है, नाइट्रोजन कहाँ है, ऑक्सीजन कहाँ है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है, ओके। लाइक दैट शुगर इन वाटर, अगर आपने चीनी को पानी में मिला दिया तो शुगर डिजॉल्व हो जाएगी और शुगर के सारे पार्टिकल्स उस वाटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन बनाएंगे विच इज नोन एज होमोजेनस मिक्सचर। लाइक दैट अल्कोहल एंड वाटर ऑल्सो, ठीक है, अल्कोहल को वाटर मिलाते हैं तो भी ऐसा ही हमारे पास मिक्सचर मिलता है। तो ये तो थी होमोजेनस मिक्सचर की बात, जिसको हम कॉमनली कहते हैं सॉल्यूशंस। अब बात करते हैं सेकंड, दैट इज हेटेरोजेनस मिक्सचर्स की। तो हेटेरोजेनस मिक्सचर जस्ट अपोजिट होगा होमोजेनस का। हेटेरो मीन्स डिफरेंट, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर मिलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन मिलेगा। इसके कंपोनेंट्स को हम देख सकते हैं, दे कैन बी विजिबली डिस्टिंग्विशेबल, इनके हम मिक्सचर्स में इसके कंपोनेंट को हम अलग अलग देख सकते हैं, और इनमें मोर देन वन फेज होता है, ठीक है, जैसे ऑयल एंड वाटर, ठीक है।
ऑयल एंड वाटर को अगर हम देखें तो यहाँ पर जैसे मान लेते हैं आपने एक बीकर लिया, ठीक है, और इस बीकर में आपने वाटर ले लिया, ठीक, ये वाटर है आपका। तो यहाँ पर तो वाटर फिल है, ठीक है, यहाँ पर क्या फिल है भाई, तो इन दिस वन देयर इज अ वाटर, ओके। बट अगर हम इसके ऊपर से क्या डाल दें, ऑयल डाल दें, तो ऑयल जो होगा वो वाटर के साथ मिक्स नहीं होगा, और ऑयल इस वाटर के ऊपर क्या होगा, तैरता रहेगा, उसकी एक लेयर होगी। तो यहाँ पर और यहाँ पर दो अलग अलग आपको फेस दिखाई देगी, ठीक है। अब चूंकि ये फेस दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कि ये मिक्स नहीं हो रहे हैं और आप दोनों कंपोनेंट को अलग अलग विजुअली देख पा रहे हो, ठीक है। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनस मिक्सचर, एंड जस्ट लाइक सैंड एंड सॉल्ट ऑल्सो, सैंड और सॉल्ट को मिलाते हैं तो भी हमें ऐसे देखने को मिलता है, राइट। देन और भी कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक ग्रेनाइट। ग्रेनाइट में आप देखते हो, मडी वाटर में देखते हो तो वाटर और मड के जो पार्टिकल्स है वो अलग अलग दिखाई देते हैं, तो दे कैन बी इजिली डिस्टिंग्विशेबल। अब बात करते हैं द मेजर थिंग विच इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, ठीक है, कंपाउंड्स और मिक्सचर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो इन्हीं कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं जिसके बेस पर हम कंपाउंड और मिक्सचर को मिक्सचर के बीच में डिफरेंस पता करेंगे। लाइक फॉर्मेशन, फॉर्मेशन कैसे होगा, तो कंपाउंड केमिकली फॉर्म होते हैं, मिक्सचर फिजिकली फॉर्म होते हैं, ठीक है। कंपोजिशन, तो कंपाउंड का कंपोजिशन फिक्स होगा एंड मिक्सचर का कंपोजिशन वेरिएबल होगा, ये किसी भी प्रोपोर्शन में लाया जा सकता है। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज की बात करें तो कंपाउंड में हमेशा न्यू प्रॉपर्टी आएगी, जो उसका कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट है उससे हमेशा न्यू प्रॉपर्टी आती है। मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स मिलाए जाएंगे उनकी प्रॉपर्टी रिटेन रहेगी, वो वैसे की वैसी ही रहेगी। देन सेपरेशन, अगर हम अलग करना चाहें उनके कंपोनेंट्स को तो वी हैव टू यूज केमिकल मेथड इन कंपाउंड, ठीक है, केमिकल मेथड ही यूज करना पड़ेगा। और आप मिक्सचर के कंपोनेंट्स को फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हो। देन एनर्जी चेंज की अगर बात करें कि क्या एनर्जी में चेंज आता है, तो यहाँ पर जब कंपाउंड बनते हैं, ओके, जब कंपाउंड बनते हैं तो वहां पर आपके एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। एनर्जी को एब्जॉर्ब या एनर्जी को रिलीज करेंगे, क्योंकि बॉन्ड बनेंगे तो एनर्जी, मतलब बॉन्ड सॉरी टूटेंगे पहले तो बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होगी तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। बॉन्ड को आपको क्या करना होगा, दैट इज अगर बनाना है तो स्टेबल बॉन्ड बनेंगे तो वहां पे एनर्जी रिलीज होगी, ठीक। तो यहाँ पर कोई भी सिग्निफिकेंट एनर्जी चेंज नहीं मिलता आपका जब आप मिक्सर देखते हो। अब कंपाउंड का एग्जांपल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अमोनिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सभी कंपाउंड है। बट मिक्सचर लाइक एयर, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ग्लूकोज इन वाटर, ठीक है, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ मिक्सचर्स, ओके। नाउ अब हम बात करते हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की, ठीक है। जो हमारे पास मैटर है उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, ठीक है। ये किसकी बात हो रही है, ये मैटर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो मैटर होते हैं उनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व की जा सकती है विदाउट चेंजिंग केमिकल कॉम्पोजिशन, यानी केमिकल कॉम्पोजिशन यानी उसके प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आएगा और आप उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे किसी सब्सटेंस को, किसी मैटर को आप उसके कलर के बेस पर ऑब्जर्व कर सकते हो कि उसका कलर क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो कि फिक्स होते हैं, टेम्परेचर, ठीक है, सॉलिबिलिटी, अगर कम सॉलेबल मतलब थोड़ा अमाउंट भी सॉलेबल होता है और ज्यादा अमाउंट भी सॉल्वेबल होता है। देन हार्डनेस एंड कंडक्टिविटी, हार्डनेस और कंडक्टिविटी जो होंगी वो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही आते हैं। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो डिस्क्राइब करती हैं कि कोई भी सब्सटेंस रिएक्ट कैसे कर रहा है केमिकली, यानी कि देखो हम केमिकल प्रॉपर्टीज को जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन नहीं बता सकते। केमिकल प्रॉपर्टीज को बताने के लिए उसका किसी अदर सब्सटेंस के साथ कैसा रिएक्शन हो रहा है और केमिकली कैसे कंबाइन हो रहा है वो हम बताते हैं कि उसकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। जैसे कि फ्लेमेबिलिटी, अब इसमें फायर के साथ रिएक्शन होगा, मतलब फायर में जलेगा वो तो फ्लेम में कैसा उसके पास एबिलिटी जलने की, मेल्ट हो जा रहा है कि हाई टेम्परेचर है, राइट। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना पड़ेगा। एसिडिटी, उसकी क्या एसिडिक प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी है। रिएक्टिविटी विद वाटर, रिएक्टिविटी विद एसिड, रिएक्टिविटी विद बेस, ये भी सारी प्रॉपर्टी क्या होंगी, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं बल्कि केमिकल प्रॉपर्टी कहलाएंगी, ठीक है। तो अब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को आप देखने के लिए आप इसमें सबसे बड़ा तो चीज है कि चेंज ऑब्जर्व करो, ठीक है। अब चेंज कैसे ऑब्जर्व करोगे, कहाँ पे फिजिकल चेंज आ रहा है तो कहाँ पे केमिकल चेंज आ रहा है। तो देखो फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, बट केमिकल चेंज में हमेशा न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, ये सबसे बड़ी बात है। फिजिकल चेंज में अगर कॉम्पोजिशन की बात करें तो कॉम्पोजिशन सेम रहेगा, उसका कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन मतलब जिस चीज से वो मिलकर बना हुआ है
वो सेम रहेगा, वो बदलेगा नहीं। लेकिन केमिकल चेंज में चेंज हो जाता है, क्योंकि न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, तो नया सब्सटेंस बनेगा, नई प्रॉपर्टी आएगी, तो कॉम्पोजिशन भी बदल जाएगा। रिवर्सिबल की बात करें तो फिजिकल चेंज यूजुअली रिवर्सिबल होते हैं, ज़्यादातर ये रिवर्सिबल होते हैं, ये रिवर्स हो जाते हैं। बट केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होते हैं, ये वापस अपने उसी फिजिकल स्टेट में नहीं लौट सकते जिससे मिलके बने थे। जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ फिजिकल चेंज, एंड रस्टिंग ऑफ आयरन और बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इज अ केमिकल चेंज, वो उसका केमिकल चेंज होगा। ठीक है। जैसे हम आइस को अगर हीट करते हैं तो वाटर में चेंज होता है, वाटर को हीट करते हैं तो स्टीम में चेंज होता है। तो ये सारी बातें फिजिकल चेंज की, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर है दैट इज H2O है, उस H2O का केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं बदल रहा। ठीक है। और आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो, स्टीम को ठंडा किया, वाटर में बदल गया, वाटर को ठंडा किया तो आइस में बदल गया। ठीक है। तो ये एक कॉमन फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। और अगर आपने इसी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर आपस में रिएक्ट करा दिया और वाटर बनाया, तो ये केमिकल चेंज है, क्योंकि अब वाटर को आप विदाउट मतलब वाटर को वापस रिवर्स नहीं कर सकते हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, आपको केमिकल मेथड यूज करने पड़ेंगे, देन आप हाइड्रोजन और वाटर बना सकते हो। ओके। अब बात करते हैं एक न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट की, बहुत ही जरूरी है, विच इज रिलेटेड टू योर नेचर ऑफ मैटर। पहला न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है डेंसिटी का। ठीक है। जो ये सिंबल दिख रहा है आपको, थोड़ा सा तिरछा पी जो दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। ठीक है। तो जो रो है दैट इज डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा भाई? मास अपॉन वॉल्यूम होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। दैट मीन्स अगर डेंसिटी को हम डिफाइन करें तो डेंसिटी क्या है? मास पर यूनिट एरिया, सॉरी पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। इसकी यूनिट क्या होगी? तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी या किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगी। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, एज एन एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, राइट। क्वेश्चन क्या है? मास ऑफ 200 सेंटीमीटर क्यूब, मास ऑफ 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मरकरी इज 2720 ग्राम। तो ये तो दिया है मास। ओके। 2720 ग्राम क्या है भाई? मास है। एंड 200 सेंटीमीटर क्यूब इज अ वॉल्यूम, ये वॉल्यूम दिया है। ठीक है कि इतने वॉल्यूम का मरकरी है जिसका मास 2720 ग्राम है। तो डेंसिटी क्या होगी? फाइंड द डेंसिटी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है। मास अपॉन वॉल्यूम रखा तो हमारी वैल्यू आई 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब हम बात करते हैं कन्वर्जन बिटवीन फिजिकल स्टेट्स की। फिजिकल स्टेट्स के बीच में हम कन्वर्जन करते हैं, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, लाइक दैट। तो उन प्रोसेस का नाम क्या होता है? जैसे कि पहला है सॉलिड टू लिक्विड। सॉलिड टू लिक्विड करेंगे तो क्या बनेगा भाई? उसको हम क्या बोलेंगे? मेल्टिंग या फ्यूजन। ठीक है। लिक्विड से सॉलिड में चेंज कर रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं फ्रीजिंग। लिक्विड से गैस में चेंज करेंगे तो बोलेंगे वेपराइजेशन। गैस टू लिक्विड में अगर चेंज करेंगे तो कंडेंसेशन कहलाएगा। सॉलिड टू गैस चेंज करेंगे तो हमें सब्लिमेशन कहलाएगा। गैस टू सॉलिड करेंगे तो डिपोजिशन कहलाएगा। ठीक है। मेल्टिंग या फ्यूजन में हमें टेम्परेचर बढ़ाना होगा। ठीक। फ्रीजिंग में टेम्परेचर डिक्रीज होता है, वेपराइजेशन में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, कंडेंसेशन में टेम्परेचर डिक्रीज होता है, सब्लिमेशन में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, एंड डिपोजिशन में टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ठीक है। इन बातों का भी ध्यान रखेंगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स। ठीक है। अगर मिक्सचर्स हमारे पास और उसके जो कंपोनेंट्स, अगर हम उसे सेपरेट करना है तो किन मेथड्स को यूज करेंगे? ठीक है। और कहाँ पे किस मेथड को यूज किया जाता है, विद एन एग्जांपल हम इसे समझेंगे। जैसे कि पहले बात करते हैं फिल्ट्रेशन की। फिल्ट्रेशन कहाँ करते हैं? तो अगर किसी लिक्विड से आपको इनसॉल्युबल सॉलिड अलग करना है तो हम फिल्ट्रेशन का यूज करेंगे। जैसे कि मान लो वाटर में आपने सैंड मिलाया, तो सैंड वाटर में डिसॉल्वेबल नहीं होती, इनसॉल्युबल होती है। तो वाटर से सैंड को अलग करने के लिए हम फिल्ट्रेशन मेथड को यूज करेंगे। देन इवेपोरेशन कहाँ करेंगे? तो अगर किसी सॉलिड में सॉल्युबल सॉलिड है, वो सॉल्युबल हो चुका है, तो उसे अलग करने के लिए हम इवेपोरेशन का यूज करते हैं। ठीक है। जैसे कि सी वाटर से सॉल्ट को हटाना है तो हम इवेपोरेट कर देंगे, तो सी वाटर इवेपोरेट आउट हो जाएगा और सॉल्ट नीचे बच जाएगा। देन अगर हमारे पास ऐसे लिक्विड हैं जिनका डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट है, दो लिक्विड आपस में मिले हुए हैं, मिक्स है बिल्कुल, और उनका डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट है, तो अगर उन्हें अलग करना है तो हम यूज करेंगे डिस्टिलेशन मेथड को। ठीक। जैसे कि वाटर को और अल्कोहल को साथ मिला दिया जाए तो दोनों कैसे होते हैं? दोनों ही मिक्सिबल लिक्विड्स होते हैं, दोनों आपस में मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, और इनका जो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। लेकिन ये बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कितना होना चाहिए? ये बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस मोर देन 25 यूनिट होना चाहिए। ठीक है। जो डिफरेंस है वो 25 केल्विन कह सकते हैं आप, 25 केल्विन से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर ऐसे लिक्विड है जिनका बहुत ही क्लोज बॉइलिंग पॉइंट है, दैट मीन्स कि वो लेस देन 25 केल्विन है,
तो उस केस में हम क्या करेंगे, उन केस में हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि पेट्रोलियम रिफाइनिंग में हम इसको यूज करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को यूज करते हैं। देन क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी जो है वो सेपरेशन करते हैं बाय एडजॉर्प्शन मेथड से। ठीक है, जैसे पिगमेंट्स को अलग करना है, मान लो आपके पास जो है वो पेटल्स हैं और पेटल्स में बहुत सारे पिगमेंट होते हैं, लीफ में बहुत सारे पिगमेंट होते हैं, तो आप उनके स्ट्रैक्ट से पिगमेंट्स को अलग करना है तो क्रोमेटोग्राफी को हम यूज करते हैं। ठीक है, देन हम अमीनो एसिड्स हैं, अमीनो एसिड को अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। सेंट्रीफिकेशन मेथड यूज करते हैं हम जब हमें डेंसिटी अलग अलग हो किसी मतलब दो सब्सटेंस हो या दो से ज्यादा सब्सटेंस, उनकी डेंसिटी अलग अलग हो, तो उनको सेपरेट करने के लिए हम सेंट्रीफिकेशन मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, क्रीम फ्रॉम मिल्क, जैसे हम मिल्क से क्रीम को अलग करते हैं तो सेंट्रीफिकेशन का यूज करते हैं। ठीक है ना, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। देन अब हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट मैप फॉर नेचर ऑफ मैटर। तो जो हमने टॉपिक पढ़ा है ना, उसका बेसिकली अगर देखा जाए तो ओवरऑल हमने क्या क्या बातें पढ़ी और सीखी हैं। तो हमने मैटर को देखा, मैटर में फिजिकल स्टेट्स लाइक सॉलिड लिक्विड गैस देखी, उनके मैटर का क्लासिफिकेशन देखा, जिसमें हमने देखा प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर में डिवाइड होता है। प्योर सब्सटेंस एलिमेंट्स एंड कंपाउंड कहलाता है, दो टाइप का होता है। मिक्सचर भी दो टाइप का होता है, होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस। फिर हमने फिजिकल चेंज, ठीक है, केमिकल चेंज एंड फिजिकल वर्सेस केमिकल प्रॉपर्टीज को देखा और फिजिकल वर्सेस केमिकल चेंज भी देखा। ठीक है, देन हम बात करते हैं हमारे कुछ कॉमन एग्जाम क्वेश्चंस हैं जो कि 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के, ठीक है, 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स होते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे वीडियो पॉज करके देखिए और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन और समझिए कहाँ पर आपको इन टॉपिक में अच्छा समझ में आया है। और अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में नहीं आया तो यू कैन कमेंट डाउन, आई विल गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, राइट। तो अब यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म होता है, तो एक क्विक रिवीजन टेबल के थ्रू हम इस अपने टॉपिक को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा कौन से टॉपिक, मैटर। मैटर क्या है, विच इज एनीथिंग विद मास एंड वॉल्यूम। ठीक है, स्टेट्स की बात करें तो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों स्टेट हमने पढ़ी, प्लस प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को भी पढ़ा। प्योर सब्सटेंस हमने पढ़ा, ठीक है, जिसमें हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा। मिक्सचर्स हमने पढ़ा, दैट इज होमोजेनस मिक्सचर, हेटेरोजेनस मिक्सचर। प्रॉपर्टीज के बारे में जा रहा, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो ऑब्जर्वेबल होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, जो रिएक्शन से मिलती हैं, रिएक्टिव होती हैं। चेंजेस को हमने पढ़ा, दैट इज फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज जिसमें नो न्यू सब्सटेंस, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, और केमिकल में नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, राइट। फिर इन सारे टॉपिक अगर हम समराइज करें, वही सारी बातें हैं। हम बस समराइज इसलिए कर रहे हैं ताकि बार बार जब आप इन चीजों को देखेंगे तो आपको ये टॉपिक ही पूरा याद हो जाएगा, राइट। तो मैटर हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है। मैटर एग्जिस्ट इन सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट्स डिपेंडिंग ऑन पार्टिकल अरेंजमेंट, ठीक है। सॉलिड लिक्विड गैस का स्टेट क्यों बनता है, क्योंकि पार्टिकल अरेंजमेंट और एनर्जी के बेस पर ये अरेंज होते हैं। एंड मैटर कैन बी प्योर, मैटर प्योर हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट, कंपाउंड, और इम्प्योर भी हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर, होमो एंड हेट्रो। एंड मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, मिक्सचर्स को हम फिजिकल मेथड से अलग करते हैं। एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं मैटर की, वो डिस्टिंग्विश होती हैं, मतलब वो अलग अलग बताती हैं सब्सटेंसेस के बारे में। देन फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, वो इरिवर्सिबल होते हैं। कैसे होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। तो इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है, राइट। तो आई होप सो ये बातें आपको समझ में आई हैं। और इसी के साथ ये हमारा पार्ट 2 नेचर ऑफ मैटर इस चैप्टर का क्लोज होता है, खत्म होता है। और इसका पार्ट 3 अब स्टार्ट करेंगे जस्ट आफ्टर दिस वीडियो। तो आपको इस वीडियो में क्या क्या बातें समझ में आई हैं और किन किन बातों से आप रिलेट कर पा रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको, ये कमेंट में जरूर बताइए। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो कमेंट डाउन, आई विल गिव द आंसर श्योरली। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे।